स्विंग ट्रेडिंग, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा कि स्विंग ट्रेडिंग ये होती है, ठीक है? मैंने फ्यूचर का इस स्टॉक को फ्यूचर में खरीदा था या फिर मैं इसमें स्विंग ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, मेरा इस स्टॉक में स्विंग ट्रेड का सेटअप बन रहा है। ये एक्चुअल में होता क्या है, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है? इंट्राडे से ये किस तरीके से अलग होती है, आप एज़ अ बिगिनर आप किस तरीके से सक्सेस हो सकते हो इस पूरे प्रोसेस में। ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है इस पूरी सीरीज़ का। मैं 15 से 20 वीडियो इस पूरी सीरीज़ में यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ। ये वीडियो सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी रहेगा स्विंग ट्रेडिंग के बारे में कि स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है और ये किसको करनी चाहिए और आप किस तरीके से इसको सीख सकते हो स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम डे वन। चलिए, स्विंग ट्रेडिंग इंट्राडे से अलग इसलिए होते हैं कि इंट्राडे में अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको 9:15 से लेके 3:20 मतलब 3:20 के आसपास आपको ट्रेड इन एंड आउट करने होते हैं, ठीक है? 3 बजे के बाद 3:20 के बाद अगर आपकी कोई पोजीशन अगर इंट्राडे में है तो वो आपका ब्रोकर ही उसको स्क्वेयर ऑफ कर देगा, मतलब उसको पोजीशन को काट देगा, राइट? उसके चार्जेस वगैरह आपसे अलग से लिए जाएँगे। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपके पास टाइम नहीं है दिन भर स्क्रीन के सामने बैठने का, या फिर आप इंट्राडे करके थक चुके हो, या फिर इंडियन मार्केट का जिस तरीके से एक पूरा डायनामिक चेंज हुआ है पिछले मतलब 2 या 3 सालों में, मतलब पहले मार्केट में यहाँ पे पहले डेली एक्सपायरीज़ लाई गई, ठीक है? उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पे कैश मार्केट पे आया, राइट? मतलब उस टाइम पे बहुत अच्छे स्टॉक थे, जो अच्छा मूवमेंट यहाँ पे दे रहे थे। अभी क्या हुआ, अभी वो जो डेली एक्सपायरी का जो झंझट था, वो पूरा मतलब खत्म हो गया। ट्रेडर के लिए या फिर एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए स्टॉक मार्केट को समझना और सीखना दोनों यहाँ पे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो चुका है, क्योंकि हमारे मार्केट का जो पूरा एक, आप इसको क्या कह सकते हो, इसको आप एक स्ट्रक्चर कह सकते हो, तो वो पूरा चेंज हो चुका है ड्यू टू चेंज इन द माइंडसेट ऑफ द इन्वेस्टर, राइट? स्विंग ट्रेडिंग बेसिकली ये होती है कि आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो और आप उसको बेचते हो। मान लो आपने एबीसी लिमिटेड की किसी कंपनी को आपने आइडेंटिफाई किया और आपको लगा कि आपका ट्रेड वहाँ पे 100 रुपीज़ पे आपकी एंट्री बनती है, ठीक है? 100 रुपये पे आपने उस स्टॉक को खरीदा और आप उसको होल्ड करके लेके गए 2 या 3 दिन तक, 4 दिन तक, या फिर 5 दिन तक, ठीक है? 5 दिन के बाद उस स्टॉक की प्राइस हुई 105 या फिर 110। इसका मतलब क्या हुआ, आपने 5% या फिर 10% का आपने यहाँ पे प्रॉफिट लिया और आप यहाँ पे बाहर निकल गए, ठीक है? सिंपल सा है, मतलब होता है। अभी अगर वो स्टॉक अगर फ्यूचर का है तो आप अपनी जो पोजीशन जो है एज़ अ बायर, आप उसको फ्यूचर में भी आप उसको बना सकते हो, राइट? अगर आपका बहुत अच्छा कैपिटल है तो आप फ्यूचर में आप उसको आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। अगर आपके पास मान लो उतना ज़्यादा कैपिटल नहीं है, आप 10-15 हज़ार से, 20 हज़ार से, 50 हज़ार से अगर आप शुरुआत अगर करना चाहते हो, तो आप इक्विटी में कैश में कर सकते हो। मतलब आप 50,000 रुपए अगर आपके पास है तो आप सिर्फ 50,000 रुपए के ही आप स्टॉक यहाँ पे खरीद सकते हो, ठीक है? स्विंग ट्रेडर अगर आप इक्विटी कैश में करते हो तो आपको शॉर्ट पोजीशन आप ओवरनाइट कैरी नहीं कर सकते, राइट? अगर आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है तो उसके लिए आपको इंट्राडे में पोजीशन बनानी होगी, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई स्टॉक अपने हाई से 2% या 5% गिर सकता है, एज अ स्विंग ट्रेडर में 2-3 दिन या 4 दिन उसमें उसको होल्ड करके मैं यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकता हूँ 2-3% का, तो या तो आपको उसके फ्यूचर को शॉर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कैपिटल लगेगा। कितना कैपिटल लगेगा? 2 लाख रुपए से ज़्यादा का आपको कैपिटल यहाँ पे लगेगा। और अगर आपको ऑप्शन के डायनामिक्स अगर आपको पता है कि ऑप्शन किस तरीके से मूवमेंट करते हैं, ऑप्शन मार्केट किस तरीके से ऑपरेट करता है, तो आप ऑप्शन में भी उसको उसका पुट बाय कर सकते हो या फिर आप उसके कॉल को सेल यहाँ पे कर सकते हो। बट अगेन ऑप्शन सेलिंग में भी आपकी हायर मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। तो जो रिटेल स्टेटस जो ऑप्ट करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन होता है कि आप एक काम करो, आप पुट को खरीदो। ये स्टॉक अगर गिरने वाला है तो पुट को खरीदो, ये स्टॉक अगर बहुत मतलब ज़्यादा आगे बढ़ने वाला है तो कॉल को खरीदो। बट ये बहुत बार यहाँ पे वर्क नहीं करता। उसका सिंपल सा रीज़न है कि ऑप्शन के जो डायनामिक्स होते हैं वो किसी भी बिगिनर्स को यहाँ पे समझ में नहीं आते। ऑप्शन बेसिकली इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि अगर आपने किसी स्टॉक का, मान लो आपने रिलायंस का आपने कॉल खरीदा, ठीक है? रिलायंस अभी 1500 रुपये में क्लोज हुआ। रिलायंस का अगर आपने 1500 का कॉल खरीदा एट द मनी का, आपको लगता है कि रिलायंस 2 या 3 दिन में यहाँ पे मतलब ऊपर जाएगा 2%, 5% या 10% आपके हिसाब से। आपको लगेगा कि मुझे 15 या 20 हज़ार का यहाँ पे एक लॉट के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है, तो यहाँ पे मैं रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीद लेता हूँ 1500 का। आपने रिलायंस का कॉल ऑप्शन यहाँ पे 1500 का खरीदा, बट क्या वो उतनी मूवमेंट इतनी क्विक कर पाएगा? ठीक है, उसका आंसर है, अगर हो सकता है कि रिलायंस के रिजल्ट आने वाले हो, रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाले हो, या फिर रिलायंस की कोई पॉजिटिव न्यूज़ का आउटफ्लो अगर मार्केट में है, ठीक है, तो वो हो सकता है कि 1-2 दिन में उतना मूवमेंट कर जाए और आपको प्रॉफिट मिल जाए। बट जब रिलायंस उस 1500 से लेके 1480 या फिर 1460 इस रेंज में जब ये घूमता रहेगा, ऊपर-नीचे घूमता रहेगा,
ये जितना ज़्यादा टाइम पास करता रहेगा उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे लॉस हो जाएगा। रीज़न बीइंग क्योंकि ऑप्शन के जो प्रीमियम होते हैं वो थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं, राइट? तो आपको एज़ अ बिगिनर सबसे पहले स्टेप ये करने की ऑप्शन से और फ्यूचर से, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन से आपको दोनों से आपको बहुत दूर रहना है, ठीक है? डील करना है तो सबसे पहले इक्विटी में ही डील करना है। आपके पास जितना भी लिमिटेड कैपिटल है 10,000 का, 50,000 का, 1 लाख रुपए का, जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई स्टॉक, ठीक है? जब हम टेक्निकल्स की जब हम बात करेंगे आने वाले अगले वीडियोस में, तो मैं इन डिटेल आपको बताऊंगा कि क्या करना है और किस तरीके से स्टॉक को फाइंड करना है, स्कैनर कौन से यूज़ करने हैं, इंडिकेटर्स कौन से यूज़ करने हैं, सेटअप कैसे आइडेंटिफाई करने हैं, इसकी हम पूरी इन डिटेल में यहाँ पे बात करेंगे। बट सबसे पहले इतना ही जान लो कि स्विंग ट्रेडिंग किसी भी सिर्फ एक अलोन स्ट्रैटेजी पे बेस नहीं होती, या फिर आप कोई वीडियो देख लो कि आपको एक यही मूविंग एवरेज यूज़ करना है या फिर आप बॉलिंजर बैंड यूज़ करना है, इसके बेसिस पे ही आपको ट्रेड्स मिलेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग उस तरीके से यहाँ पे काम नहीं करती, राइट? मैं करते आ रहा हूँ स्विंग ट्रेडिंग, लगभग मैं 2023 तक मैं ऑप्शंस को यहाँ पे ट्रेड करता था। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया रिलायंस का एग्जांपल के साथ, वहाँ पे मेरा प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ, राइट? मतलब हमेशा ही एक ब्रेक इवन में यहाँ पे मेरा पीएनएल क्लोज होता था, राइट? मतलब बहुत बड़ा लॉस है तो उसके लिए उस लॉस को रिकवर करने के लिए मुझे फिर से और एक नई पोजीशन यहाँ पे बनानी पड़ती थी। फिर उस पोजीशन में जो प्रॉफिट होता था वो इस लॉस को रिकवर यहाँ पे करता था। इसके बजाय अगर मैं सिर्फ कैश में उसको खरीद के रखता और वहाँ पे मैं अगर स्टॉप लॉस बुक भी ना करता और आज भी अगर वो स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में अगर अगर पड़े भी होते तो मैं आज प्रॉफिट में होता, राइट? स्विंग ट्रेडिंग की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि आपने, मान लो आपका एक व्यू है कि रिलायंस, जैसे कि हम एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, रिलायंस को आपने मान लो खरीदा 1500 रुपये पे अगेन, ठीक है? कैश में आपने खरीदा, ठीक है? कैश में आपने रिलायंस को खरीदा, रिलायंस उसके बाद 1500 के ऊपर गया ही नहीं, ठीक है? 1 महीना नहीं गया, 2 महीना नहीं गया। आपके पास एक कंपल्शन नहीं होता एज अ कैश ट्रेडर, एज अ स्विंग ट्रेडर, कि आप अपने लॉस को बुक करो। आप चाहे तो उसको 2 साल पे रख सकते हो, आप चाहे तो उसको 20 साल पे रख सकते हो, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आपको रिटर्न निकाल के देगी, मतलब ज़ाहिर सी बात है अगर वो 20 साल वहाँ पे रही तो। इसलिए होता है कि जब हम स्विंग ट्रेड्स करते हैं तो हमें कंपनी को टेक्निकली और कंपनी को फंडामेंटली भी थोड़ा सा यहाँ पे जांच परखना पड़ता है। एंड द रीज़न बिंग कि अगर हमारा कोई ट्रेड अगर मान लो बहुत लॉस में यहाँ पे चला गया, आपने किसी स्टॉक में आपने पोजीशन आपने यहाँ पे बनाई कि ये सोच के कि मैं 2% या 5% का यहाँ पे प्रॉफिट लूँगा, बट अगर वो अगले दिन ही अगर वो स्टॉक सीधे 10% या 15% अगर गैप डाउन यहाँ पे ओपन होता है, जो कि होता है, लिटरली होता है। एक केस मैं आपको बताता हूँ, आप जाके चार्ट में आप उसको देख लेना। इंडसइंड बैंक का केस था। इंडसइंड बैंक में ऐसे ही मैंने पोजीशन यहाँ पे प्लान की थी, स्टॉक अच्छे खासे सपोर्ट पे था अपने, वहाँ पे मैंने पोजीशन प्लान की। वो 2 दिन अच्छा खासा मेरा ट्रेड वहाँ पे प्रॉफिट में चला। मैं अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके वहाँ पे कॉस्ट प्राइस पे लेके आया कि चलो यार मेरे प्राइस से ये 2% अभी ऊपर चला गया, 2% 3%, मैं इसको अपने जो मेरी खरीदी हुई प्राइस थी, ठीक है, जिस प्राइस में मैंने इंडसइंड बैंक को यहाँ पे परचेस किया था वो उस प्राइस पे आ गया, ठीक है। अगले दिन शायद इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स आने वाले थे और रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा बेकार रिजल्ट्स आए इंडसइंड बैंक के, और इंडसइंड बैंक जो है वो शायद 7 या 8% गैप डाउन नीचे ओपन हुआ, ठीक है। मतलब क्या है, मैंने जो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना सेट किया था, ठीक है, उसके नीचे 7% खुला, तो मैं अपना वहाँ पे स्टॉप लॉस बुक ही नहीं कर पाया जहाँ पे मैंने उसको सेट किया हुआ था, राइट? जहाँ पे मैंने अपने सिस्टम में ऑर्डर जहाँ पे मैंने लगाया हुआ था वहाँ पे वो हिट ही नहीं किया गया। तो बहुत बार ऐसा होता है, राइट? तो आपको ये जाँच परखना पड़ता भी है कि कंपनी फंडामेंटली कितनी अच्छी है, क्या कर रही है कंपनी, कौन से सेक्टर में है, वो सेक्टर आगे अगले 6 महीने में उसके क्या व्यूज़ रहने वाले हैं। मान लो अगर आप किसी स्टॉक में इस तरीके से अगर आप फँस जाते हो, तो आपका पैसा ज़्यादा समय तक वहाँ पे अटका ना रहे, आपको ये भी देखना होता है। सो एज़ अ बिगिनर जैसा मैंने बताया, फर्स्ट स्टेप आपकी होनी चाहिए कि ज़्यादातर करके आप मतलब ऑप्शन और फ्यूचर ऑप्शन, आप इन दोनों चीज़ों से आप दूर रहो, ठीक है? स्कैनर कौन से यूज़ करने हैं, फंडामेंटल्स कौन से यूज़ करने हैं, चार्ट किस तरीके से देखने हैं, चार्ट कौन से टाइम फ्रेम में देखने हैं, क्या देखने हैं, आने वाले अगले वीडियो में मैं ये सारा कुछ यहाँ पे इन डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो ये सीरीज़ अगर आपको कंटिन्यू देखनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और आपको इस वीडियो को भी अगर आपने देखा है तो आप लाइक कर सकते हो वीडियो को, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आने वाले अगले वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।